बच्चों, मैं गौरव शर्मा आप सभी के सामने आप ही के YouTube चैनल पावर प्ले क्लासेस में 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो मैक्सिमम अपने 4 नंबर का है। तो आपको अब 10th क्लास के साइंस प्लस केमिस्ट्री की क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है। तो हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट में मैक्सिमम 4 नंबर किस प्रकार से आपको दिलाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो आओ फटाफट इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इस लेसन का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखो, भोजन रहेगा तभी मानव का स्वास्थ्य बना रहेगा, ठीक है, ये भी बात है। तो भोजन के अंदर बात करते हैं हम भोजन के लिए। तो भोजन को एक किस प्रकार से देखा गया इस लेसन के अंदर, या किस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया। तो 2 टाइप दिए हैं इसमें, संतुलित और एक दिया है असंतुलित। ये देखिएगा आप, तो संतुलित और असंतुलित ये 2 भाग दिए गए हैं। अब आपको पता है संतुलित भोजन वो भोजन होता है जिसमें पूर्णतः भोज्य घटक पूर्ण रूप से प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। और असंतुलित भोजन का कैसा भोजन है जिसमें ये भोज्य घटक प्रचुर मात्रा में उपस्थित नहीं होंगे। तो मैं सीधा यहाँ पे बात कर देता हूँ, आपको लिखा समझा देता हूँ कि भोज्य घटक है जो इसमें क्या होंगे, प्रचुर मात्रा में। ये बात याद रखें सभी बच्चे। और इसके अंदर ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित नहीं होते। हालांकि मैं क्रॉस का निशान ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं होता, प्रचुर मात्रा में उपस्थित नहीं होते। अब भोज्य घटक कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये देखो एक जनरल से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, इनके बारे में पढ़ना है हमें इस लेसन के अंदर बस, ठीक है। प्रोटीन, विटामिन, याद रखना कि आपका प्रश्न यहीं से बनता है, इन दोनों के अंदर से, प्रोटीन और विटामिन, प्लस जल। ये जो चीज़ें हैं इनसे हम क्या करेंगे, इनसे आपके लेसन का पूरा सार बनेगा। और अब मैं लेसन के बारे में आपको बता देता हूँ कि हमें इनके बारे में पढ़ना क्या। और मेरा आप पे मेन पर्पज़ क्या रहेगा इस लेसन से, कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन बने आप उसको पूर्ण रूप से हल कर पाओ, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक बात है जो आपको समान रूप से पता होनी चाहिए। हालांकि यहाँ से कोई प्रश्न बनने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताने एक छोटी सी जनरल इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है। अब मैं बात कर देता हूँ आपके सामने प्रोटीन की, विटामिन की, ठीक है, और हमें वसा वगैरह, इनसे फैट और जल के बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा खास तौर पर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अपना बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से आप समझते रहें, देखते रहें। और अब आपका लेसन का मैं सार बताने जा रहा हूँ कि लेसन सार किस प्रकार से है। तो लेसन का सार हमारा रहेगा, देखो ध्यान से सुनने लायक बात है। हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, विटामिन, साथ में क्या पढ़ना, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, प्रोटीन के बारे में, ठीक है, प्रोटीन क्या है, इससे होने वाले रोग वगैरह के बारे में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जल संबंधी बातें, जल जो प्रदूषण भी हो जाता है, प्रदूषित जो जल है उससे होने वाले रोग, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इसके निवारण वगैरह वो तो आपको वैसे ही बोल के बता दिया जाएगा निवारण है क्या, या 1-2 निवारण लिख के बता देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें नशीले पदार्थ आएंगे आपके, नशीले पदार्थ। और नशीले पदार्थ से पहले एक टॉपिक पढ़ लेंगे हम, ठीक है, मोटापा प्लस रक्तचाप। और लास्ट टॉपिक रहेगा आपका खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखें सभी बच्चे कि आपको इस लेसन को सिर्फ और सिर्फ 1 शॉट के अंदर ही कंप्लीट करवाया जाएगा आपको, ताकि आपको दोबारा इस लेसन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, देखिए पहले फटाफट देख लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। ये आपका एक लेसन का आधार है, और यहाँ से ही आपका क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन एग्जाम का बनेगा, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली हो, तो आपका कोई भी किसी भी, चाहे देखो हाफ ईयरली में भी अलग अलग स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट वाइड बोर्ड बनते हैं आपके, उसमें भी पेपर अलग अलग, लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनता है। और आपको पता है एग्ज़ाम जो होगा, ठीक है, आपका ईयरली का, उसमें क्या है, कम्प्लीटली जो बनेंगे वो एक पेपर ही बनेगा आपका। तो उसमें भी आपके इसी के अंदर से आपको
क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें पढ़नी है, और जो जो चीज़ें पढ़नी है, मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से आपको वहाँ पर लेके चलूँगा, अन्य चीज़ें अपने व्यर्थ में, ठीक है, कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि फटाफट फटाफट क्या चीज़ें वापस पढ़नी है। देखो मैं फिर बता देता हूँ आपको क्या पढ़ना है, विटामिन, प्रोटीन, उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, जल के प्रदूषण वगैरह के बारे में, उसके बाद मोटापा रक्तचाप के बारे में, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बताओ, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोटापा रक्तचाप के बाद क्या पढ़ेंगे बताओ, उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा खाद्य परिरक्षण के बारे में, और खाद्य परिरक्षण के बारे में उससे पहले हम पढ़ेंगे नशीले पदार्थों के बारे में। तो आप थोड़ी सी बातों को थोड़ा ध्यान रखें, इन चीज़ों को किस प्रकार से हम अब इन लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान दें प्यारे बच्चों, विटामिन के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन के आपके देखो, विटामिन के आपके प्रकार दिए हुए हैं टेबल के अंदर, वो टेबल आपको याद करनी है, तो उसको याद भी करवाया जाएगा अभी आपको। लेकिन उससे पहले विटामिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हल्का सा एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि बेटा इसका खोजकर्ता, जिसने इसकी खोज की थी वो कौन था, हॉपकिंस। याद रखना बेटा, हॉपकिंस, ठीक है, इसको याद रख सकते हो। होप किससे होती है, किंग, किंग यानी राजा, किंग से है ये, लेकिन आप किंग से याद रख सकते हो, राजा से ही अपने को आशा होती है, ठीक है। और इसके बाद इसने इसका नाम दिया था स्टार्टिंग में, मैं बता देता हूँ आपको, सामान्य कारक बोला था इसने इसको, सामान्य कारक। इसने कहा कि एक जनरल फैक्टर है ये, लेकिन वास्तव में आज हम विटामिन बोल रहे हैं तो वो इस शख्स का नाम है जिसके कारण हम इसको विटामिन बोल रहे हैं, उसका नाम है फंक। क्या नाम है, फंक, जिसने आज हमें विटामिन बोलना इसके बारे में बताया। ये ना बात है 1911 की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये याद रहे ना रहे कोई, ये थोड़ा सा याद रख सकते हो, लिख भी सकते हो इसको, ठीक है। अब हम विटामिन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें विटामिन के बारे में। तो विटामिन कितने टाइप दिए हुए हमें, 6। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ, उस टेबल के अंतर्गत आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से हमें विटामिन को याद रखना है। प्यारे बच्चों, आप साथ साथ में देखते रहना कि टेबल के अंदर किस प्रकार से आपको याद करवाने की कोशिश जो मैं करूँगा वो आपको जहाँ तक हो उसी वे में अगर याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। देखो पहले तो हम क्रम संख्या लिख लेंगे, लिखने 1 2 3 4 5 और 6 टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें विटामिन के बारे में, और यहाँ हम करेंगे उसके होने वाले रोग, विटामिन का मतलब विटामिन का नाम, फिर यहाँ से बाद हम बात करेंगे इसके लक्षण की। तो ये ध्यान रखें, फटाफट इसको समझने का प्रयास करें। तो इसमें विटामिन ए, रोग इससे हो जाएगा रतौंधी, तो रतौंधी को बेटा रात से रिलेट करो, रात मतलब प्रकाश या दिन, प्रकाश में दिन में, ठीक है, या हमें रात में क्या होता है सामान्य से कम दिखाई देता है, ठीक है, में कम दिखाई देना, कम दिखाई देना। तो बेटा ये बात आप याद कर सकते हो, ठीक है। ए रतौंधी, रात, दिन, प्रकाश से अतरे में थोड़ा कम दिखाई देना। बी से फिर रिलेट करते हैं हम बात को, देख ध्यान से सुनते जाना बस आप। अब विटामिन बी की बात करते हैं, ए के बाद क्या आएगा विटामिन बी। तो बी के बेटा 20 1 से लेके 12 प्रकार हैं आपके, मैं बता देता हूँ, लेकिन हमारे सिलेबस में कितने दिए हुए 3, तो मैं तीनों को लिख दूँ फटाफट, B1 B2 और B3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, B1 B2 और B3। तो आप अब बस देखते जाइए, आपको याद होता रहेगा साथ साथ में। B1, तो B1 का नाम है बेटा थायमिन, थायमिन भी बोल दो इसको, ठीक है। बी पहला बै तो मतलब बेरी बेरी, रोग जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब क्या लक्षण दिखाई देते हैं, थमना मतलब हृदय धड़कन वगैरह थम जाती है, ध्यान रखना, हृदय धड़कन का थमना, याद हो रहा है ना, साथ साथ में ध्यान रखना, रिलेट कर रहा हूँ उस चीज़ों से, और तंत्रिका वगैरह वो भी चीज़ें दी हुई है, लेकिन हम याद कर रहे हैं हृदय धड़कन का थमना। अब B2 2 से यहाँ से ले लो, 2 2 उठा लो, यहाँ से 2 से उठाओगे, 2 लिख दिया, 2 से यहाँ राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ये B2 वो बोलते हैं। इससे होने वाला रोग देखो, राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। अब बात करें हम यहाँ पर राइबोफ्लेविनोसिस ये रोग, लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ को हाईलाइट करो, फै का मतलब होता है फटना, ठीक है। तो क्या चीज़ है, त्वचा या मुख, ठीक है, हाँ फटना, इन पे कोई दरारें वगैरह पड़ जाती हैं, ठीक है, वो फटना। B3, अब यहाँ B3 का मतलब देखो, यहाँ इसको बोलेंगे नियासिन,
याद रखने वाली बात है, इसको बोलेंगे नियासिन। जैसे B1 का नाम क्या है, थायमिन, B2 को तो बता ही दिया, 2 से क्या बनेगा, राइबोफ्लेविन, 3 नियासिन। नियासिन अब है तो इससे जो होने वाला रोग है वो याद रखना प्लेग्रा, प्लेग्रा। अब क्या लक्षण होंगे इससे, पै से यहाँ पे लिख दो पपड़ियां, वही चीज वापिस उतार दो, मुख या त्वचा पर, मुख या त्वचा पर पपड़ियां वगैरह जम जाती हैं, ठीक है सर, सूखी वगैरह बहुत ज्यादा पड़ जाती है त्वचा, सर्दियों में देखा जाता है ऐसा। समझ पा रहे हो, पै से पै रिलेट कर रहा है, पै से पै रिलेट कर रहा हूँ मैं इसमें। अब 5 नंबर आया 5 का, तो इसमें हम बात करेंगे, देखो मैंने कहा था विटामिन 3 ही है हमारे, लेकिन बी कितने होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 ही दिए हुए हैं, ठीक है। और हमारी एनसीईआरटी किताबों के अंदर क्या हुआ है, लगभग दिया हुआ है यहाँ पे B12 लिखा हुआ है, तो उसको गलत है, ध्यान रखना, वो B फर्स्ट ही होगा, ठीक है। अब हम बात करें 5 नंबर की यहाँ पर, तो विटामिन क्या नाम, बी के बाद क्या आएगा, विटामिन सी लिख दूँ, सी लिख दिया। अब इसको सी का अन्य नाम क्या है, एस्कॉर्बिक, ये नाम पूछा जा सकता है भाई, पहले बता रहा हूँ आपको, एस्कॉर्बिक अमल बोलते हैं इसको, एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक से कौन सा रोग, स्कर्वी, स्कर्वी, ठीक है, एस्कॉर्बिक स्कर्वी, 1-2 बार बोलो याद हो जाएगा, एस्कॉर्बिक स्कर्वी। तो स्कर्वी जो रोग है, स्कर्वी के अंदर क्या हो जाता है, हमारे मसूड़ों वगैरह से खून आना स्टार्ट हो जाता है, बुर्श वगैरह करते हैं तो भी क्या होता है, हमारे मसूड़ों वगैरह से, दांतों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पायरिया वगैरह रोग हो जाता है। तो ये इससे क्या होता है, इसके लिए हमें खट्टे पदार्थों का सेवन करना पड़ता है, नींबू वगैरह का, ठीक है, या कुछ खट्टे पदार्थों का सेवन करना है, जिससे क्या होता है, इस रक्त का थक्का जमना स्टार्ट होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से रक्त आना, ठीक है, मसूड़ों से रक्त। तो आप जनरल सी भाषा के अंदर बिल्कुल सामान्य रूप से समझ सकते हो। और 6 नंबर सी के बाद क्या आएगा, डी, तो डी के अंदर क्या लिखेंगे हम, डी का नाम कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल, कैल्सी का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम किन में होता है, हड्डियों में, ठीक है। तो इससे जो होने वाला रोग है वो होता है रिकेट्स, इसकी कमी से, ठीक है, इससे नहीं होता, इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो क्या होता है, रिकेट्स। तो इससे क्या होती है, मैं बता रहा हूँ, कैल्शियम, कैल्सी से आपको रिलेट करना, कैल्शियम, कैल्शियम किन में होता है, हड्डियों में। तो हड्डियों में जो विकार उत्पन्न हो जाता है, हड्डियों में विकार उत्पन्न होना, विकार उत्पन्न होना। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को हो सकता है, आशा करता हूँ मुझसे समझ में आया होगा, ये अपने किताब में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद करने लायक बात बता दी मैंने, ठीक है। और इसके अंदर आप बात अगर करना चाहें तो ये 6 विटामिन के नेम आपको, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ आपका, ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि विटामिन सी का अन्य नाम एस्कॉर्बिक, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल से, ठीक है, कोई भी आपको लक्षण दे दिया तो इसके विटामिन की पहचान करनी बता देंगे कि इसके किस प्रकार की या कौन सा रोग होता है, रोग भी पूछ सकते हैं, ज़्यादातर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप किसी प्रकार से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार फिर अब अपने दोहरा लेते हैं कि विटामिन क्या होता है। एक और चीज बता देता हूँ आपको, विटामिन हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं देता, कोई एनर्जी नहीं मिलती विटामिन से, ये ध्यान रखना। विटामिन सिर्फ हमें क्षतिपूर्ति के लिए काम आता है, अन्य हमारे शरीर के ये जो भाग हैं इनके अंदर क्षतिपूर्ति के अंदर ही काम आएगा। तो विटामिन के खोजकर्ता कौन थे, हॉपकिंस। हॉपकिन को मैंने कैसे याद करना, कहा होता है किंग यानी किससे आशा होती है हमें, किससे होती है, राजा से। तो हॉपकिंस बोल सकते हैं इसको। इसने इसको नाम क्या दिया, तस्मानिया कारक, पहले स्टार्टिंग में जनरल फैक्टर बोला था। उसके बाद आज विटामिन बोल रहे हैं तो किसके कारण बोल रहे हैं, फंक के कारण। इसने कहा था हमें कि इसने नाम दिया था कि विटामिन है ये, तो इसने 1911 में ये आपको याद करना है तो करो, नहीं कोई बात नहीं, सन के कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता साइंस के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रम संख्या की। क्रम संख्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और क्या, सिक्स। अब हम बात करें फर्स्ट के अंदर, तो फर्स्ट में जो बात करेंगे हम, फर्स्ट के अंदर विटामिन कौन सा आएगा, ए से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी। रतौंधी का मतलब कि मैंने कहा था रात से याद करो, तो दिन और रात प्रकाश का या रात में क्या होता है, कम दिखाई देता है। इसी प्रकार विटामिन बी कितने टाइप के, B1, B2 और B3। B1 में क्या होगा, B1 का नाम क्या है बोलो, B1 का नाम क्या होगा, थायमिन। B2 का नाम क्या होगा, 2 से राइबोफ्लेविन। 3 का नाम क्या होगा, नियासिन। अगर हम बात करें B1 की, तो B1 से होने वाला रोग, जो B1 से बै से मतलब बेरी पहला बेरी, ठीक है। राइबोफ्लेविन से राइबोफ्लेवनोसिस, ठीक है। नियासिन से प्लेग्रा। अगर बेरी में देखा जाए थायमिन में, इसमें होने वाला लक्षण क्या है, इसकी कमी से होने वाला लक्षण जो रोग है बेरी, इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, थायमिन मतलब थमना, हृदय की धड़कन का क्या होता है, थमना, ठीक है। राइबोफ्लेवनोसिस त्वचा मुख का फटना, पैसे बताया था आपको, रिलेट कर सकते हो इसको। और नियासिन प्लेग्रा पैसे रिलेट कर सकते हो, पपड़ियां वगैरह मुख्य त्वचा के ऊपर जम जाती हैं। इसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, मसूड़ों से रक्त आना, ठीक है, जनरल याद करने लायक बात है। कैल्सीफिरोल मतलब कैल्शियम से रिलेट कर सकते हो, हड्डियों से संबंधित जो विकार उत्पन्न होते हैं, और इससे होने वाला जो रोग है वो है रिकेट्स।
तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये टेबल बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। आप एक बार इसी प्रकार रिलेट करके एक बार लिख के देखिए, आज आपको 100% आपके दिमाग में ये टेबल बैठ जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे प्रोटीन की। तो आशा करता हूँ विटामिन वाला काम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करें प्रोटीन की, तो बहुत ही मोस्ट है ये, क्योंकि इस पे 2 बार प्रश्न आ चुके हैं हमारे, ठीक है। अब प्रोटीन के अंदर क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं हम, प्रोटीन से होने वाले रोग। प्रोटीन से होने वाले रोग का मतलब इससे अभाव से, ठीक है, यानी प्रोटीन जब नहीं मिलता हमारे शरीर में तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो इन 2 रोगों के बारे में हमें बताया गया है। तो एक का नाम तो है क्वाशियो और कोर, ठीक है, ये नाम दिया गया है। एक का नाम दिया गया है मेरेस्मस, क्वाशियोकोर और मेरेस्मस। क्वाशियोकोर क्या है, क्वाशियोकोर के अंदर अगर बात करें हम, तो इसमें पूर्णतः प्रोटीन की कमी होती है। ध्यान रखना बस, प्रोटीन की पूर्णतः कमी, प्रोटीन की कमी, यानी प्रोटीन की कमी से होने वाले। मेरेस्मस में क्या होता है, प्रोटीन तो होता ही है, प्रोटीन का अभाव तो होता ही है, प्लस शरीर में क्या होती है, ऊर्जा की भी कमी होती है। बस आपसे अगर पूछा जाए कि मेरेस्मस और क्वाशियोकोर क्या है, तो मेरेस्मस और क्वाशियोकोर हमें प्रोटीन के अभाव से होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरेस्मस में क्या है, ऊर्जा की भी कमी रहती है शरीर में। क्वाशियोकोर में क्या है, सिर्फ प्रोटीन की कमी रहती है। इसमें क्या होता है, शरीर तो दुबला पतला रहता है, शरीर दुबला पतला, ठीक है, लेकिन पेट क्या होता है, बाहर आ जाता है, पेट बाहर निकलने लगता है, ठीक है, पेट का बाहर निकलना। और इसके अंदर बात करते हैं हम मेरेस्मस में, तो मेरेस्मस में क्या है, प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी तो रहती है। इसके अंदर अगर बात करें इसका लक्षण, तो एक लक्षण इसका सबसे बेस्ट लक्षण है, इसके अंदर आंखें धस जाती है, अंदर आंखें अंदर ही और धसना, यानी कांतिहीन आंखें, ठीक है। और शरीर में ऊर्जा की कमी, तो ऑक्सीजन की भी लगातार कमी रहती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन भी कम बनता है शरीर के। तो इस प्रकार से क्वाशियोकोर और मेरेस्मस की प्रक्रिया को हम प्रोटीन के अंदर दर्शा सकते हैं। तो ये प्रोटीन के अभाव से रोग जो हैं वो मैंने बोला है आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार क्वेश्चन फेरली में भी देखा गया है और ईयरली एग्जाम में भी देखा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे जल के बारे में। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम के अकॉर्डिंग कार्य है वो फटाफट आपको करवा दिया जाएगा, जिससे आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर सेट रहेगी कि हमें फर्स्ट लेसन के अंदर क्या पढ़ना है। मैंने पहले भी इसका इंट्रो आपको दे दिया है। अब हम बात करते हैं जल की। जल है तो कल है, 5वीं 6ठी क्लास में भी बता देते हैं, या कोई बड़ा भाई बहन हमें बता देता है कि जल को क्या बोलते हैं, H2, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें जल की, तो जल का जल से अगर रोग होते हैं तो वो कब होते हैं, जब वो जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। ये बात याद रखें आप, जब जल प्रदूषित होगा तो तब क्या होंगे, शरीर में रोग होंगे। और रोग कब होता है, जब ये जल हमारे मानव शरीर में प्रवेश करता है। मानव जब प्रदूषित जल है ना, जो मानव शरीर में क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, तब हमें रोग उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। और बात करें इससे संबंधित रोग की, तो हमारे राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है। राजस्थान, तो राजस्थान में 2000 सन से पहले एक रोग चला था, ठीक है, उसका नाम था बालनारु रोग, बालनारु रोग, ठीक है, या बाल कृमि भी लिखा आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, कृमि था ये। तो ये क्या है, इससे होने वाला एक रोग, हमारे 2000 सन से पहले की बात है जब ये चला था, तो इसका एक रोगजनक पाया गया। अब मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन के ऊपर ले जा रहा हूँ डायरेक्ट, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके रोगजनक का नाम आपको से पूछा जाता है कि बालनारु रोग के रोगजनक का नाम क्या है, तो ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, ये इसके रोगजनक का नाम है। ये रोगजनक याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। अब हम बात करते हैं जब ये 2000, अब तो ये खैर 2000 के बाद की, तो बाद में तो ये समस्या खत्म हो गई, लेकिन फिर भी हमें जल को क्या है, जल का अगर मान लो जल को हमें क्या करना पड़े, छान कर
ठीक है, उसमें फिटकरी डालकर उसको क्या करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, जिससे क्या होता है अन्य अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जल में होते हैं सूक्ष्म मात्रा में, वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करते। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात और हम यहाँ पे जानेंगे कि जो जल मिलीग्राम प्रति लीटर और यहाँ 8 मिलीग्राम प्रति लीटर, ठीक है, जो जल ये तो अशुद्ध होगा और ये इससे थोड़ा सा कम अशुद्ध होगा, और इससे हमारा क्या होता है 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से मान क्या होना चाहिए हमारा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे हमारा जल में ऑक्सीजन क्या होती है पूर्णतः घुली होने के कारण उसको शुद्ध जल कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, अशुद्ध जल जिसको शुद्ध जल बोलते हैं, प्योर वाटर, ठीक है, इसका पीएच मान कई बार पूछा जाता है पेपर्स के अंदर, उसका पीएच मान होता है 7। पीएच के बारे में भी बताएंगे आपको, पीएच की खोज सोरेनसन ने की, पीएच की अब वर्तमान में परिभाषा क्या है, पहले परिभाषा क्या थी, ठीक है, वो आगे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे अमल 4 वाले लेसन के अंदर। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं एक प्यारे बच्चों, एक चीज और बता देता हूं आपको, आप जैसे जैसे ये चीज बनाई गई है आपको उसकी प्रकार से पिक्चर सेट करनी है आपके दिमाग के अंदर। एक प्यारे बच्चों एक चीज और, जल दिवस बनाया जाता है 22 मार्च को, ये भी याद कर लेना, जीके का एक प्रश्न। 22 मार्च को लॉकडाउन, पता है आपको, मोदी जी सरप्राइज। तो यहाँ से जल के लिए काफी चीजें बन चुकी हैं आपके लिए, ठीक है, और जल से संबंधित रोग भी आप बता सकते हो कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है अगर अशुद्ध जल जाएगा, ठीक है, जल की कमी बनी रहेगी, ठीक है, हिज्जा पेचिस वगैरह इनसे संबंधित रोग बने रहेंगे। तो ये जल की प्रक्रिया है जो हम क्या कर सकते हैं, जल को जहाँ तक हो अपने छान कर फिटकरी वगैरह डालकर उससे क्या होता है लगभग शुद्ध करके हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे हमारे शरीर का बचाव रहेगा। और जल से संपूर्णतः हमें क्या मिलती है, उसमें जो गुलित ऑक्सीजन है वो भी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का वर्क करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, आशा है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, मोटापा की। तो ये भी क्या है हमें पता, ये तो जनरल सी बात है, हर किसी को पता होगा कि वसा जो फैट है हमारे चर्बी वगैरह वो बनती है, तब क्या करते हैं मोटापा आ जाता है। और ऐसे लोग अनफिट होते हैं मोटापा आने के कारण, इनको बहुत ज़्यादा व्यायाम करना पड़ता है, अत्यधिक अन्य लोगों से ज़्यादा व्यायाम करना पड़ता है, क्योंकि इनकी चर्बी लगातार एक बार बढ़नी स्टार्ट हो जाती है तो उसको घटाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और चर्बी जब बढ़ जाती है तो आप सभी को पता होगा काफ़ी शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे शुगर, ठीक है, डायबिटीज, इसके साथ साथ हार्ट बीट का अधिक या कम होना, ठीक है, और श्वसन संबंधी बीमारियां, ये ज़्यादातर श्वसन संबंधी, तो काफ़ी रोग इससे बनते हैं मोटापे से। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है हमारा, बीएमआई क्या है। तो बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी शरीर भार सूचकांक, ठीक है, लिख देता हूं मैं, शरीर भार सूचकांक। ये एक मापक पद्धति है मोटापे को मापने के लिए। साथ में अगर बात करें कि मोटापे से पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है, पूर्व मोटापे के जो अगर रहेगा तो वो व्यक्ति में रहेगा 25 kg प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये तो है मोटापे से पूर्व की अवस्था। और अगर मोटापा बढ़ चुका है तो वो रहेगी 30 kg, ये पूर्व के बाद की अवस्था, ध्यान रखना, ये पूर्व की अवस्था है और ये मोटापे की अवस्था, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को, 30 kg पर मीटर स्क्वायर। तो इतना सा ही मोटापे के बारे में आपको जानना है, जहाँ से आपका कोई प्रश्न बने यहीं से आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है, और यहाँ से आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। किसकी वजह से बढ़ता है, लिपिड वसा, ठीक है, चर्बी बढ़ती है, और शुगर वगैरह, हार्ट बीट का अधिक होना कम होना, श्वसन संबंधी बीमारियां, उर्ध्वक्रियता, ठीक है, और बीएमआई का पूरा नाम क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक होता है। ये मोटापे से पूर्व की अवस्था कितने केजी, 25 kg प्रति मीटर स्क्वायर, मोटापे तक की अवस्था 30 kg प्रति मीटर स्क्वायर। तो बहुत ही एक सामान्य रूप से आपको इजी वे के अंदर बताने का प्रयास किया मैंने, जिससे क्या है आपको, मैंने फिर कह रहा हूँ, आपके फोकस इस पे रहना चाहिए कि एग्जाम में कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न है आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस लेसन में। और अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट
रक्त दाब, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी, ठीक है, यहाँ से हमारा कहीं ना कहीं प्रश्न बनना लाजमी रहता है और हो सकता है हमारे यहाँ प्रश्न बन भी जाए। तो आशा करता हूँ आपको जो ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। रक्त दाब नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, रक्त दाब, इसको बोल दो रक्तचाप, ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रखें, आपको एक सामान्य सा उदाहरण देके बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे इसको समझा जाए। जनरली हम क्या करते हैं, घर में जब पाइप होती हैं उसमें पानी डालते हैं, तो पानी जब फ्लो करता है इस पाइप में, ठीक है, जब पानी मोटर वगैरह चलाते हैं तो इसमें पानी जब फ्लो करेगा तो क्या होता है, पानी लगातार इस साइड से बाहर निकलता रहता है। लेकिन अगर मान लो हमारे द्वारा पाइप के किसी भी भाग बीच में उस पर दाब लगा दिया जाए तो पानी आगे नहीं जाता, ठीक है, पानी लगभग पीछे प्रेशर करता रहता है, पीछे की ओर दाब बढ़ता रहेगा, आगे की ओर किसी प्रकार का पानी का फ्लो नहीं होगा। कारण इसका क्या है, यही अब इसका कारण क्या हुआ कि हमारा पीछे जो हमने दाब लगाया, ठीक है, बाह्य दाब लगाया हमने, तो इससे क्या होगा, ये पानी इसकी इधर की ओर जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, प्रेशर जो रहेगा वो हाई रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन किसके, इसके। अगर हम बात करें इसी चीज़ को हमारे हृदय की वाहिनियों से जोड़ें, तो हृदय में जो वाहिनियां हैं, हृदय की जो वाहिनियां जो रक्त लाने और ले जाने का काम करती है, जैसे हमारी वाहिनी से स्कूल वाहिनी बच्चों को लाने ले जाने का काम करती है ना, कई बसों पे लिखा था स्कूल वाहिनियां, तो इसी प्रकार हृदय में भी वाहिनियां होती है जो किसका काम करेगी, रक्त को लाने और ले जाने का काम करती हैं। अब रक्त को लाने ले जाने का काम कैसे करेंगी, शरीर में क्या करेंगी, शरीर के ऊतकों तक लाने का काम और वापस हृदय में ले जाने का काम, ठीक है। कितना होता है, लगभग 5 लीटर तक रक्त मनुष्य में होता है, एक सामान्य मनुष्य में। अब बात करें हृदय वाहिनी क्या करेंगी, रक्त को लाने का ले जाने का काम करेगी, लेकिन हृदय वाहिनियां में जो, ठीक है, हृदय वाहिनियां हैं जो, या इसको बोल सकते हैं हम रक्त वाहिनी भी बोल सकते हैं, जो रक्त इनके अंदर चलेगा, अगर इनके विपरीत कोई दाब लग रहा है, इनके विपरीत इनमें जो रक्त चल रहा है, ठीक है, मैं फिर वही एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, इनमें क्या कर रहा है, जैसे रक्त वाहिनी है ये, ठीक है, कोई भी रक्त वाहिनी, इसके अंदर रक्त क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इसके विपरीत अगर दाब लगेगा, यहाँ पर दाब लगा दिया हमने, तो ये बाई चांस पे कोई दाब लगा तो ये क्या करेगा, अपोजिट दिशा में फ्लो करना लग जाएगा, तो इसका विपरीत दाब लगता है, और इस विपरीत दाब को ही हम क्या बोलते हैं, रक्तचाप या रक्त दाब। सिंपल सी बात, ठीक है। इसके अंदर 2 प्रक्रियाएं हम समझेंगे, ठीक है, जो कि हमें, मैं कहता हूँ रक्तदाब के अंदर शायद मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे रक्तदाब के अंदर 2 प्रक्रियाएं जिनको हम याद रखने, एक तो होती है सिस्टोलिक और एक का नाम है डायस्टोलिक। याद रखना बेटा, डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक है क्या, इतनी सी बात समझिए हम, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अंदर अगर हम बात करें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में, तो यहाँ पर सिस्टोलिक प्रक्रिया क्या है, डायस्टोलिक प्रक्रिया क्या है, उससे पहले आपको एक संख्या समझनी पड़ेगी, ये mmHg, ऐसे लिख दो चाहे बड़ा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिस्टोलिक मतलब यहाँ पे दो ये 80, इसको दे दो। अब बहुत आसानी समझ में आएगा कि हमारे जो हृदय में धमनियों की जो संख्या है उनमें क्या होता है, जब ऊपर की ओर, ठीक है, रक्त क्या करता है, जब धमनियां क्या करती है, संकुचित होती हैं, धमनियां क्या होती है, संकुचित। आप याद रखना, धमनियां क्या होगी, संकुचित। धमनियां जब संकुचित होती हैं, तो रक्त को क्या करेगी, पंप करेगी, रक्त को क्या करती है, आगे पंप करती है, ठीक है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सिस्टोलिक, ऊपर की ओर, ठीक है। डायस्टोलिक, नीचे की ओर। तो इसमें भी क्या होगा, जब ये धमनियां संकुचित होकर, देखो यहाँ पे तो आगे रक्त को पंप कर रही है और यहाँ पे क्या होगी, धमनियां संकुचित होकर स्थिर अवस्था में आ जाती हैं, रेस्ट स्टेज के अंदर स्थिर हो जाती हैं,
डायस्टोलिक का कैसे पता लगा, सिस्टोलिक कैसे पता लगता है, तो हमें पता है एक मीटर होता है, उसका नाम भी बात करेंगे रक्तचाप मापने के लिए। तो उसमें क्या होता है, हमारे हैंड पे जो पट्टा लगा के डॉक्टर पंप करता है उसको, ठीक है, उसका जो रक्तचाप मापने का जो यंत्र है, या रक्तचाप मापी बोलते हैं उसको, तो उसका नाम है स्पाइगमोमैनोमीटर। याद रखना बेटा, स्पाइगमोमैनोमीटर, ये काफी बढ़िया प्रश्न है, रक्तचाप मापी, ठीक है, रक्तचाप मापी, ठीक है, उसका नाम क्या है, स्पाइगमोमैनोमीटर। इसको याद रखना है, कैसे याद रख सकते हो, सफाई करते हुए गुम गया मेरा मीटर, ठीक है, स्पाइगमोमैनोमीटर। तो अब बात करें सिस्टोलिक के अंदर, सिस्टोलिक की जो प्रक्रिया है बेटा वो 90 से लेके 120 तक हो सकती है, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ वो जो मीटर लगा होता है उसके अंदर जो छोटी सी बॉल है वो उस तरीके से मीटर के अंदर क्या करेगी, यहाँ पर अपना जो ब्लड प्रेशर है वो अपना अंकित किया होता है, यहाँ पे नंबर्स दिए होते हैं, वो तो 90 से 120 के बीच में है, तो वो कैसा होगा, सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक का मतलब 60 to 80। अब यहाँ पे mmHg का मतलब क्या होगा, मिलीमीटर, और किसके अंदर है, क्या क्या भरा होता है उसके अंदर, मरकरी या पारा, ठीक है। तो इसमें एक यूनिट है ये, इसके अंदर इसको मापा जाता है, तो स्पाइगमोमैनोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रक्तचाप किसके अंदर मापा गया। तो इंसानों में ये प्रक्रिया नहीं हुई, खैर ये प्रक्रिया किसमें हुई थी, घोड़ों में, घोड़े में मापा गया था। और घोड़े में किसने मापा था, स्टीफन हेल्स ने, सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने मापा है। अब इसको याद करना कैसे, हेल्स यानी हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा, ठीक है। स्टीफन हेल्स ने इसको बताया कि रक्तचाप मापी किसमें मापा गया, सबसे पहले घोड़ों, ये है घोड़ों में। अब इसकी जो परिभाषा है, जो जनरली हम परिभाषा बात करते हैं, रक्त वाहिनियों के विपरीत लगने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। ये परिभाषा वगैरह जो स्टार्टिंग की थी तो किसने की थी, कापलन ने, कापलन ने सबसे पहले इसकी क्या थी, परिभाषा। तो बेटा ये आपका रक्तचाप की प्रक्रिया है। अब हम कुछ चीजें और भी होती हैं यहाँ पर, जैसे उच्च रक्तचाप क्या है, निम्न क्या है। तो आप इतनी सी बात ध्यान रखो ना, उच्च के अंदर क्या होता है, अगर मान लो ब्लड प्रेशर हाई होगा, बीपी हाई होगा, तो हमारे में अंदर चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, लड़ाई करने को भागते हैं, ये सारा का सारा उच्च रक्तचाप के कारण होता है, ठीक है। निम्न रक्तचाप हो गया तो मतलब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, थकान वगैरह महसूस होगी। थकान वगैरह जब महसूस होती है तो हमारे शरीर के अंदर क्या आता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, मस्तिष्क से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, तो मस्तिष्क के सोच स्मरण शक्ति कम हो जाती है। तो ये जनरल सी चीज़ें हैं, आप सोच कर लिख सकते हो कि रक्तचाप उच्च होगा या निम्न होगा तो उसके क्या इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो चीज़ आपको बताई गई है उस चीज़ को आप, मैं आशा करता हूँ कि आसानी से जहाँ जहाँ प्रश्न बने हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ कोई भी प्रश्न बनेगा तो वहाँ वहाँ पे आपको ध्यान जाना आपका जरूरी होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नशीले पदार्थ, जो कि आज की जनरेशन और आज के गानों के अंदर तो इतना ज़्यादा लगा रहता है नशीले पदार्थों का, ठीक है। तो इसके नशीले पदार्थों का जो चलन है वो क्या है, किस प्रकार से है, किस प्रकार से हमें पढ़नी है, तो उन चार की पहले मैं चर्चा कर देता हूँ। यहाँ पे हल्की हल्की बातें लिख देता हूँ उनके बारे में। नशीले पदार्थ के अंदर चार चीज़ें पढ़नी है हमें, गुटखा, ठीक है, इसके बाद पढ़ना है जी तंबाकू, ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ेंगे अफीम, इसके बाद हम पढ़ेंगे मदिरा, शराब, हरिवंश राय वचन, ठीक है, जहां देखा वहीं मदिरा। गुटखा, अगर हम गुटखे की बात करें तो आज के टाइम में ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा कि आपसे कि कौन सा गुटखा प्रचलन में है या कौन सा गुटखा ज़्यादा महंगा है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन होता नहीं, ठीक है। गुटखे के ऊपर क्या चीज़ पूछी जाती है उसके बाद बात करते हैं। गुटखे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है कि इससे हमारे मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आप इतनी सी बात याद रखें कि मानव किस में रखता है इसको, मुख के अंदर। मुख में रखेगा तो क्या खराब होंगे उसके जबड़े। जबड़े खराब कब होते हैं, जब उसके खराब हो जाते हैं मसूड़े, ठीक है, मसूड़े खराब हो जाते हैं, दांत मतलब जर वगैरह जैसे सामान हो जाते हैं। तो आप ये चीज़ देखें ना कि मसूड़े जब खराब हो जाएंगे, दांत खराब हो जाते हैं, उसके बाद इससे और एक चीज़ और लगातार ज़्यादा लोग सेवन करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक सेवन करते हैं इसका, तो इससे मुख संबंधी क्या हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है, ठीक है।
मुख संबंधी कैंसर हो जाता है। तो गुटखा का लगातार सेवन करना एक शरीर को हानि पहुंचाने बराबर है। मतलब ये गुटखा खाते रहो, उम्र कम करते रहो, वही एक बात हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका सेवन मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए आपको, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि चाय भी हो जितनी हो कम ही पीनी चाहिए दिन में, ठीक है। अब हम बात करें गुटखे का, तो इसका एक इससे होने वाला एक रोग बोल सकते हैं, ठीक है, जो इसका एक रोग या रोगजनक बोल सकते हैं इसके अंदर, उसको आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, जो चीज़ थी वो तो मैंने दी आपको बता, ठीक है। किरचे टाइप में कोई भी चीज़ है उनको बस यानी ऐसे नशे युक्त चीज़ों में बना देता है, नशीले पदार्थों में बना देता है, वो गुटखा है एक। अब इसमें रोगजनक क्या है उसका याद रखना है, उसको आप याद रखोगे सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये इसका सबसे, मैं कह रहा हूँ ना आपको, जो चीज़ें स्टार लगा रहा हूँ वो वहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं आपके, ठीक है। जनरल भाषा में गुटखा वगैरह सभी को पता होता है क्या रोग है, ये भी चीज़ पता होगी, मुख संबंधी कैंसर होता है, ये भी चीज़ें पता होती है। अब इसको याद कैसे करेंगे, सबके मुँह में, ठीक है। क्या कहते, वो जो गुटखा उसको क्या कहते हैं, हम कसते रहते हैं, कसना मतलब उसको चबाना, ठीक है। और बाद में क्या हो जाता है, वो फ्राई हो जाता है गुटखा। तो आई बात समझ में, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, इसका रोग हम याद कर सकते हैं, इसका रोगजनक हम याद कर सकते हैं। गुटखे के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको, ठीक है, दे दी। बाकी आप गुटखे के नाम है जो विमल है, तानसेन है, कुछ भी है, वो चीज़ें आप जानो, आपका काम कौन सी कितने की मिलती है, ठीक है। और लॉकडाउन में कितने की मिली, किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम तंबाकू की। तो इस पे तो हमारे राजस्थान में गाने भी बहुत ज़्यादा हैं, मत पियो साथ छैल तंबाकूड़ी, ठीक है। तो तंबाकू की बात करें, तंबाकू बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एक बात करते हैं, हमारे तंबाकू आया कैसे देश में, देश के अंदर ही था लेकिन देश में लाया कौन, तो मुगल काल से चल रहा है ये। अकबर, ठीक है, अकबर के समय एक सेनापति, ठीक है, ये सेनापति बिजनौर गया, एक पड़ता है कर्नाटक में। वहां से अकबर का एक उच्च अधिकारी, ठीक है, ये देखो अधिकारी भी क्या काम किया इसने किया भारत के अंदर, भारत में रहते हुए, ये गया बीजापुर गया, ठीक है, बीजापुर गया तो ये है कर्नाटक के अंदर। यहाँ से इसने ये तंबाकू संबंधी चीज़ों को क्या किया, लेकर आया, और जो भी आसपास की जनता वगैरह थी या लोग थे, जिनमें क्या होगा, इसका थोड़ा बहुत प्रचार होना स्टार्ट हुआ। और जब लोगों को इससे क्या हुआ, नशा हुआ, तो आपको पता है नशा तो आज के समय में किसी चीज़ का कर लो खराब ही है, ठीक है। बस ईश्वर का नशा और एक शिक्षा का नशा, ये दो ही नशे कारीगर हैं। तो नशा लोगों को हुआ, और फिर इसका जो तंबाकू का प्रचलन देखो आज तो बहुत उचित मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, हुक्का वगैरह, ठीक है। सिगरेट की बात कर लें हम, सिगरेट ऐसे नहीं पूछेंगे सिगरेट के नाम को, उसके, ठीक है, गोल्ड फ्लैग ऐसे नहीं पूछते आपसे, सिगरेट में इतना पूछते हैं। तो सिगरेट जो है, सिगरेट के अंदर ये जो भरा जाता है अंदर की ओर, रैपर के अंदर की ओर भरा होता है ना, ये क्या होता है, तंबाकू, ठीक है। अब सिगरेट से भी हानि है हमें, जब सिगरेट पीते हैं तो इससे जो धुआं निकलता है, ठीक है, जिंदगी धुआं ही धुआं है। तो ये जब धुआं निकलता है तो ये धुआं भी क्या होता है, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि विषैली गैस है एक प्रकार की, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, बीड़ी के अंदर भी भरा जाता है। तो छोटी जब बात है कि कार्बन, आपसे पूछा जा सकता है कि सिगरेट से निकलने वाला धुआं है जो विषैली गैस है वो कैसी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तंबाकू के दौरान सिगरेट से क्या हानि हो सकती है, तो अब सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और कई लोग व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं, आसपास के व्यक्ति जो नहीं पीते, ठीक है, उनकी तरफ तो ज़्यादा धुआं करते हैं ताकि उनको भी ये नशा पहुँचे, ठीक है। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कुछ लोग आनंद लेते हैं, ठीक है, एक सिगरेट से 4-5 का काम चल जाता है। अब हम बात करें, इस तंबाकू का सेवन गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला, इनके भ्रूण के निर्माण रुक जाता है, भ्रूण, ठीक है,
एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है, रुक जाता है बिल्कुल, तो भ्रूण के निर्माण रुक जाता है, ये भी खतरनाक है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, नशीले पदार्थ तो कोई कार्य नहीं करना है नीचे सेवन, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखने लायक वो मैंने आपको दी, थोड़ी बता। इसके अंदर आप जो बात करें तंबाकू, ठीक है, तंबाकू का ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब जो मेन चीज़ है तंबाकू की, वो चीज़ आप ध्यान रखें कि ये कैसे, किस पादप से प्राप्त होता है। ये पादप से प्राप्त होता है निकोटीना टोबेकम, ये पूछे जाने वाली बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको, निकोटीना टोबेकम, ठीक है। इस पादप की पत्तियों से, इस पादप की पत्तियों से, ठीक है, इस पादप की पत्तियों से 1 से 8% तक एल्केलॉइड प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, निकोटीन, निकोटीन नशा है, ठीक है, निकोटीना आ गया नाम, तो निकोटीन एक प्रकार का नशा है जो इन पादप के अंदर प्राप्त होता है। तो ये आपसे पूछा जाने वाली बात, ये भी आपसे पूछी जाने वाली बात, और ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो तंबाकू के अंदर ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए। अब हम बात करते हैं मदिरा। मदिरा मतलब सॉरी, अब अफीम, ठीक है, मदिरा की इसके बाद बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अफीम की। तो अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, ये आपको याद रखना है, पेपेवर सोमनीफेरम। तो अफीम के अंदर लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स होते हैं, 30 प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं। तो इन 30 प्रकार का नाम तो अपने बुक में है नहीं, ठीक है। मुख्यतः जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5, मुख्यतः 5 होते हैं, ठीक है। ये बात हम याद रखें इससे, सोमनीफेरम, पेपेवरिन, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन। याद हुआ? नहीं हुआ तो इतना सा याद रखो, एसपी का मकान, डीएसपी एसपी वगैरह होते हैं ना, तो उनका याद रखो, एसपी का मकान, का को मत झंझोड़ना, तो इतना सा याद रखो। इसमें क्या है, ये 5 प्रकार के एल्कोलॉइड्स पूछे जा सकते हैं, फिर बता रहा हूँ आपको, मोस्ट टाइम 30 प्रकार के होते हैं, बुक में है नहीं अपने, 5 ही दिए हुए, तो 5 के नाम आप याद करते हो। एसपी का मकान, एसपी का मकान मतलब सोमनीफेरम, पेपेवरिन, तो इसी के नाम से निकल गए, ध्यान रखना, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन। अब हम बात कर लेते हैं इसके दुष्प्रभाव की। तो देखो अफीम के दुष्प्रभाव से कि एक बार अगर इसका नशा आपको लग गया तो आप लगभग आपके क्या होगा कि पाचन शक्ति सबसे पहले खराब हो जाएगी, क्योंकि इसके बिना क्या होगा, हमारे पाचन शक्ति पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। मानसिक स्थिति हमारी बहुत ज़्यादा खराब रहती है अफीम से। अगर मान लो एक बार अफीम का सेवन करने लग जाए तो हमारी मानसिक स्थिति भी लगातार कुछ समय के लिए हमें लगेगा स्मरण शक्ति बहुत बढ़िया होगी, लेकिन वो हमारी सबसे ज़्यादा जो आघात है वो मस्तिष्क में पड़ता है। मस्तिष्क संबंधी जो रोग हैं वो सारे के सारे अफीम के कारण हो सकते हैं। और आज के समय में देखते हैं जोधपुर साइड, भीलवाड़ा साइड, चित्तौड़गढ़, इधर साइड में क्या होता है, अफीम के लोग आज भी गाँवों के अंदर मनोहार करते हैं, ठीक है, अफीम देते हैं, ठीक है, भोले भंडारी के रूप में, कभी किसी के रूप में, लोग भांग नशा होगा सभी प्रकार के, लेकिन अफीम का जो एक चलन है, ठीक है, वो काफ़ी देखने को मिलता है। ये तो बात जो आपको मैंने याद कराने लायक जो बात थी वो मैंने दी अफीम के लिए, और वैसे आपको जो अफीम के बारे में बता रहा हूँ वो आप जान सकते हैं, ठीक है। अब एक कई इसके अंदर एक चीज़ और है, अगर आपको बताऊँ तो मैं फलों से प्राप्त होती है, कच्चे फलों से, ठीक है, दूध के रूप में कच्चे फलों से प्राप्त होती हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट मदिरा। मदिरा यानी शराब। शराब, मदिरा, इसको हम साइंस में जनरली OH कहते हैं, अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल शराब है। अभी शराब क्या करती है मानव शरीर को, आपको पता है मानव शरीर में लीवर, ठीक है, यकृत, लीवर को ही नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है लीवर को। अत्यधिक शराब पीने से लीवर डैमेज हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल, अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये अल्कोहल क्या करता है, एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है।
एसिटाल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड CHO में बदल जाता है, जो कि हमारे अंदर यकृत को क्या करता है, वीक कर देता है। यकृत में किसी प्रकार जो पूर्णतः प्रक्रिया होती है यकृत की, जो अन्य कार्यशैली होती है यकृत की, वो पूर्णतः क्या करता है, बदल देता है। और इसीलिए मदिरा हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो ये मानव शरीर में, फिर अब ये छोटी सी बात याद रखने वाली बात है आपको कि मानव शरीर में जाता तो OH है, यकृत में जाते क्या बदल जाता है, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, हमें जो यकृत संबंधी रोग हैं, लीवर संबंधी रोग हैं, ठीक है, वहाँ वो उत्पन्न हो जाते हैं। और जब लीवर संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो मानव शरीर लगभग क्या हो जाता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और ये भी हमारे कहाँ, मस्तिष्क पर ही नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है। आपको पता है, हर कोई मदिरा शराब पीने के बाद अपने आप को मोदी, राहुल गांधी से कंपेयर करने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए, ये जो चीज़ें हैं, हमें नशीले पदार्थ जितने भी हैं उनका सेवन कम करना चाहिए, अत्यधिक कम करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर एक तंबाकू का, आपको छोटा सा बात बताने भूल गया था मैं, इसका कुल है सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी कुल है इस कुल के पादप से। तो ये भी आपसे पूछा जा सकती है चीज़। तो बहुत सिंपल सी बात है, नशीले पदार्थों को आप याद कर सकते हो, गुटखा, तंबाकू, जो चीज़ें हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको। एग्जाम की दृष्टि से जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है, अदरवाइज तो बिल्कुल एक बार रीड कर लोगे आप बुक को तो भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि आप बुक को ना देख कर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो तो यहाँ से आसानी से उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे, अगर शराब वगैरह की हानियाँ तो आप आसानी से बता सकते हो, शराब से क्या क्या हानि होते हैं, किस प्रकार शरीर के खराब हो सकता है। लेकिन मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं उन चीज़ों पर आप खास तौर पे ध्यान रखें। ठीक है, और आप आसानी से उस चीज़ को, जितना आसानी से मैंने आपको बताने का प्रयास किया उतनी तरीके से, ये कोई मुगल जो अकबर वगैरह की जो कहानी मैंने आपको ये थोड़ी सी बताने का प्रयास किया था, ठीक है, आपके बुक वगैरह के अंदर तो है नहीं, लेकिन मैंने बताना प्रयास होता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई। तो मुगल काल से अपने स्टार्ट हो चुकी है, अब की नहीं है, किसी बच्चे के दिमाग में हो तो। ठीक है, ये भी आपके एल्कोलॉइड्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बात क्रिकेट, और इसमें गुटखे वगैरह के अंदर जो आपको याद करना है, जो मेन बातें हैं हमें, मैंने आपको वो दी, आपके सामने बता। अब आपके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, उस नेक्स्ट टॉपिक में हम बात कर रहे हैं खाद्य परिरक्षक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लें, खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो आज के टाइम में जो मिलावट है वो लगातार जारी है। कितने भी एक्ट लगा लें वो पैसे दे के छूट जाते हैं, वापस वही मिलावट शुरू कर देते हैं। ये मिलावट यूपी में तो चौंकाने वाले काफ़ी मामले मिलते हैं। ठीक है, और हर स्टेट में कह सकते हैं हम, कहीं ना कहीं मिलावट के धंधे चलते हैं। और ये त्योहारों के टाइम में ज़्यादातर मिठाइयों वगैरह में तो मिलावट देखने को मिलती ही है। तो इन पर एक एक्ट भी लगाया गया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात कर लें खाद्य पदार्थों में, तो पहले एक पेयजल की बात करते हैं, अपने पेय पदार्थ की। ठीक है, पेय पदार्थ, तो पेय पदार्थ के अंदर अगर मिलावट की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स, देखो इसमें भी मिलावट होती है। ठीक है, पेय पदार्थ, तो कोल्ड ड्रिंक्स में जो मिलाई जाती है वो एक चीज़ का नाम बता देता हूँ आपको, फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है। फास्फोरिक मिलावट करने वाले, वैसे इसमें CO2 गैस भी होती है। ठीक है, और मीठे पदार्थों के साथ उसको विलयन तैयार किया जाता है, CO2 को ताप पर उसमें डाला जाता है। एंटीकंडियम केमिस्ट्री वगैरह में कुछ कराया भी जाएगा, आपको बताया जाएगा, लेकिन वो 12वीं की बातें हैं, 10th क्लास के अंदर आप सीखें। फास्फोरिक अम्ल, यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी आप जान लो, ये होता है H3PO4, फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला है। देखो बेटा, सबसे मुख्य बात क्या है, ये हमारे किस पर असर डालती है, हमारे दांतों पर। ठीक है, दांतों पर। और एक आपको चौंकाने वाली बात बताता हूँ कि इसमें लोहे गलाने की क्षमता होती है, लोहे को गलाने की क्षमता होती है। कई टाइम तक इसको लोहे को इसमें रख दो, लोहा गलना प्रारंभ हो जाता है, जर लग जाता है उसके अंदर। तो लोहे को जो गला सकता है तो कैल्शियम को क्यों नहीं गला सकता वो दांत, तो कैल्शियम के। तो ये चीज़ें फास्फोरिक अम्ल मिला देते हैं लोग अपने फायदे के लिए, लेकिन आगे के नहीं देखते कि किस प्रकार से जनता को नुकसान होगा। हालांकि दाम भी वही लेते हैं, ठीक है, करते ही वही हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत के अंदर लोग इस प्रकार के भी खेल खेलते हैं। अब हम बात करें कोल्ड ड्रिंक के अंदर और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में एक होता है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल मीठा जहर है ये। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल।
अब हम बात करें एथिलीन ग्लाइकोल की, तो ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर जब मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल, तो इससे क्या होता है, ये एक इसकी एक विशेषता है कि कोल्ड ड्रिंक जो होता है यानी उसके अंदर जो वाटर होता है, जो जल होता है, उसको 0 डिग्री पर भी नहीं जमने देता। हमें पता है 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है, लेकिन उसको जमने नहीं देता एथिलीन ग्लाइकोल। तो लोग क्या क्या तरकीबें अपनाते हैं, 0 डिग्री पर जमने नहीं देता जल को। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और एथिलीन ग्लाइकोल का आपको फॉर्मूला देखना हो तो बच्चों देख लो, आपको नामकरण वगैरह करवाए जाएंगे जब कार्बन के, तब मैं बता दूंगा कि यार ये इसकी स्ट्रक्चर है, अगर देखना चाहो तो एथिलीन ग्लाइकोल की। ठीक है, और ढंग से समझ देखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं CH2OH की वोल्ट वाइज। ठीक है, ये इसका एथिलीन ग्लाइकोल का आपका फॉर्मूला है। अब हम नेक्स्ट बेटा बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर ही। तो इसमें क्या होता है, देखो दांतों को तो नुकसान पहुंचता ही है, हमारे शरीर की पाचन क्रियाओं में भी नुकसान पहुंच जाता है। हमारे वगैरह के अंदर तो वैसे एसिडिक एसिड होते हैं, लेकिन अंदर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से क्या होता है, हमारे इसके अंदर शरीर में भी क्या होती है, अम्ल की मात्रा और बढ़ जाती है। तो अति अम्लता बढ़ जाती है। अति अम्लता बढ़ाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, उनके नाम बताता हूँ। एरिथ्रोबोरिक ठीक है, बोरिक एसिड, इस प्रकार की कुछ चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर। अति अम्लता उससे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अति अम्लता जब बढ़ जाती है और इस प्रकार की जब क्रियाएं हो जाती हैं, तो हमारे अंदर पाचन क्रिया भी क्या हो जाती है कि बिल्कुल खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। पाचन क्रिया भी ढंग से नहीं हो पाती। और ये चीज़ें आपको थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखने लायक बात बता रहा हूँ मैं, जो कि आप कोल्ड ड्रिंक के अंदर याद रख सकते हो। और एक चीज़ और है बेटा कि 0.4% बोलते हैं प्रतिशत में BPS यानी लेड की मात्रा भी मिलाई जाती है, शीशा मिलाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, लेड। तो ये चीज़ें इतनी सी याद रखनी है। PB बोलते हैं, इसका सूत्र है PB। ठीक है, पंजाब नहीं है, PB लेड। तो ये चीज़ें इसके अंदर मिलाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक जो है, हालांकि कोल्ड ड्रिंक हमें पीने में स्वाद वगैरह वही आता है, लेकिन ये चीज़ें मिला देते हैं। इससे ये चीज़ें सस्ती हैं, तो इसके कारण इनको मिलाकर आसानी से उसको बना देते हैं, और जिससे हमारा ये पेय पदार्थ जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, ये स्वाद तो हमें थोड़ा सा अच्छा और लगेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होती हैं, जो चीज़ें लगी रहती हैं, चीज़ें आ जाती हैं हमारे उसके अंदर, जिसके कारण हमारे शरीर में क्षति अत्यधिक होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों की मिलावट आज के टाइम में है। और हम सबसे पहले जो मेहमान आता है उसको क्या पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, आप देखें कोल्ड ड्रिंक के अगर आप टॉयलेट के अंदर डाल दें तो टॉयलेट साफ भी हो जाती है। टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं इसको, पता है आपको। तो यहाँ पे अगर बात करें, टॉयलेट क्लीनर के रूप में भी काम आती है, लेकिन हम मेहमान वगैरह में सबसे पहले क्या पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक ले आओ। तो ये चीज़ें सर समझो इस चीज़ को कि क्या इसके इफ़ेक्ट हैं। ऐसी बात नहीं कोल्ड ड्रिंक पीना गलत बात है, कोल्ड ड्रिंक गंदी चीज़ है, लेकिन आज के दौर की जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बन रही हैं, उपयोग कर रहे हैं लोग इस प्रकार की चीज़ों में। ठीक है, और इस चीज़ों के जो जिन जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, उन चीज़ों से हमें बचकर रहना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, एक एक्ट बनाया गया, अभी उसकी चर्चा भी करते हैं। कुछ और चीज़ें भी बात कर लेते हैं जिनमें और मिलावट भी होती हैं। ठीक है, तो आप अगर इसके आगे जानना चाहो तो उसके आगे थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए। ठीक है, तो थोड़ा समझें। जैसे हमारे पास काली मिर्च है, काली मिर्च, लोग क्या करते हैं, काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज मिला देते हैं। पपीते के बीज, वो भी तो काली मिर्च की तरह ही है। ठीक है, उनको जब उसको ऊपर जब फोड़ा जाता है, बिल्कुल कैसे देते हैं, पपीते के बीज मिला देते हैं। हल्दी में लेड क्रोमेट। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें। मिर्च के अंदर जो लाल मिर्च है उसमें क्या करते हैं, ईंट का पाउडर डाल देते हैं, ईंट का पाउडर। दूध के अंदर यूरिया, डिटर्जेंट वगैरह ये चीज़ें डाल देते हैं। और पानी तो भगवान के दिया, वो डाल के लाता है पहले से ही। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बताती हैं कि ये किस प्रकार से जो चीज़ें चल रही हैं। गोभी है, उसमें सिल्वर डाइटेट वगैरह,
तो ये चीज़ें उनको और ज़्यादा सफ़ेद कर देते हैं, यानी हमें आकर्षित करती हैं वो चीज़ें, लेकिन होती क्या वास्तव में उनमें मिलावट होता है। उनमें क्या चीज़ होती है? मिलावट। इसीलिए तो रामदेव बाबा आज के टाइम में बोलता है कि बस पतंजलि ये अपनाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिलावट से बचने के लिए, ठीक है, कुछ शुद्ध चीज़ों का अगर सेवन करना प्रारंभ करें। सबसे पहले तो एक बात आपसे कि मिलावट की चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, करनी और ज़्यादा अधिक जानकारी करनी है, तो आप इस डिपार्टमेंट से जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, आप उनसे बातें कर सकते हो। जो FCI वगैरह के अंदर कोई जॉब कर रहा है तो उससे ज़्यादा आसानी से कुछ कंसल्ट करके चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जान सकते हो कि किसके अंदर किस प्रकार की मिलावट की जाती है। सामान्य एक मिलावट के बारे में बताया मैंने कि किस प्रकार से मिलावट आज के टाइम में की जाती है और ये होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक एक्ट बनाया गया है, मैं उसकी बात कर देता हूँ, PF की, ठीक है, अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम एक्ट, ठीक है। तो 54 में इस अधिनियम को लाया गया, लेकिन इसका कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। अभी देखा जाए तो लोग इसका जुर्माना देते हैं, फिर छूट जाते हैं, पुनः ये मिलावट वाला काम करने लग जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, एक दो बातें और मैं आपको बताने देता हूँ कि आपसे पूछा जाए सभी नशों का कारण क्या है, सभी जो नशे होते हैं उनका कारण, तो मदिरा के अंदर फिलहाल मैंने बताया था, फिर भी बता देता हूँ आपको, C2H5OH एथेनॉल है। और एक फुल फॉर्म और है हमारे, वो भी नशों के अंदर ही है कि नशीले पदार्थ वगैरह सेवन के अंदर, तो उसके बात करें हम तो उसमें एक फुल फॉर्म है LSD, जिसको बोला जाता है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। तो लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड ये एक LSD की फुल फॉर्म है। तो ये 3 फुल फॉर्म और मैं आपको बता देता हूँ कि 3 फुल फॉर्म में हमारे आई थी, BMI, PFA और LSD, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। पावर प्ले क्लासेस तक उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जिन बच्चों को इसकी बहुत ही अति आवश्यक ज़रूरत है, जिन ज़रूरतमंद लोगों तक अगर पहुंच सके ये वीडियो, और आपके इसमें पूरे चैप्टर के सार के अंदर आपके लगभग 4 नंबर आपके कंप्लीट मानता हूं मैं, आप आसानी से अपने 4 नंबर पूरे कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।